हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग का एक नया लेसन स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप तक ये वीडियो पहुंच रही होगी। एंड आई एम नीरज सिंह, वेलकम टू द चैनल प्रगति मिशन स्कूल। हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपको इसके क्वेश्चंस को समझने में मदद करेगी। तो उससे पहले आप वर्ड मीनिंग्स को थोड़ा नोट कर लेंगे, है ना? फिर हम लोग लेटर इसके बाद डिस्कस करते हैं इस पर। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग इसको क्लीन करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। जो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन, है ना? क्योंकि हम लोग का लेसन क्या है? ट्रायंगल। सबसे पहला लेसन जो हम लोग का लेसन है उसका नाम है ट्रायंगल। तो मींस हम लोग पहले ट्रायंगल के बारे में जानेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है ना? ट्रायंगल होता क्या है? इस लेसन में क्या हम लोग को कुछ ट्रायंगल पढ़ाया जाएगा या उससे कुछ विशेष पढ़ाया जाएगा या सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन है, मतलब है क्या इसके अंदर में, है ना? या फिर ट्रायंगल का इस्तेमाल हम लोग मतलब किस तरह से करेंगे, कब करेंगे, कहां पे यूज होगा आखिरकार। क्योंकि हम ही बताया करते हैं कि जैसे कोई भी मैथ का लेसन होता है उसका अपने एक लाइफ में प्रैक्टिकल यूज होता है, तो इस ट्रायंगल का बड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज होगा, है ना? ये कॉमन सेंस है। चलिए, सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब ऐसा इस तरह का कुछ इस तरह का प्लेन सरफेस, कुछ इस तरह के प्लेन सरफेस जिसके पास 3 साइड्स और 3 एंगल्स हो, है ना? डेफिनेशन अगर देना चाहें तो क्या दे सकते हैं? अ प्लेन सरफेस which is bounded by 3 sides and 3 angles। जिसमें 3 sides and 3 angles होते हैं वो ट्रायंगल कहलाते हैं, है ना? ट्रायंगल कहलाते हैं। ट्रायंगल तो हमेशा इसी तरह के तो होते नहीं है, बहुत तरह के ट्रायंगल होते हैं। तो हम लोग इसमें टाइप्स भी पढ़ेंगे। यहां पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं ये पढ़ना है हम लोग को। तो जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं वो सबसे पहले आता है वो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। मींस क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसका तीनों साइड्स और तीनों एंगल आपस में इक्वल हो, है ना? मींस 3 साइड्स लिख सकते हैं, each sides and each angles are equal to one another, each sides and each angles are equal to one another। मतलब अगर ये कोई ट्रायंगल है तो उसका ये एंगल आपस में बराबर होगा। ये साइड तीनों एक जैसे होंगे, तब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। अगर आप लोगों को पता है तो एक ट्रायंगल का जो टोटल एंगल होता है, सम ऑफ टोटल एंगल जो होता है, अगर ये मेरा ट्रायंगल होता है तो ये इसका एंगल जो होता है, तीनों को अगर ऐड किया जाएगा तो कितना डिग्री का होता है जानते हैं सभी? सम ऑफ, यहां पे लिख सकते हैं, छोटा सा नोट में लिख सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा नोट में लिख सकते हैं, सम ऑफ 3 angles of triangle is equal to 180 डिग्री, है ना? तीनों एंगल के जोड़ का जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री होता है अगर तीनों आपस में बराबर हैं। तो एक एंगल का कितना होगा? अगर तीनों आपस में बराबर होंगे तो हर एक का 60 डिग्री, 60, है ना? तो इक्विलैटरल का हर एक एंगल कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए आगे अगला जो हम लोग का है ट्रायंगल है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल।
आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस का अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं द्विबाहु त्रिभुज। सॉरी, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना? त्रिभुज मतलब क्या होता है? जैसा नेम सजेस्ट करता है, समबाहु का मतलब जितना भी टोटल उसके अंदर में जो उसके बाजू हैं वो सब के सब एक जैसे होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब उसमें जितने भी बाजू होंगे, एक ट्रायंगल के अंदर कितने बाजू होते हैं? सिर्फ तीन में से द्विबाहु मतलब सिर्फ टू जो साइड्स होंगे आपस में बराबर होंगे, है ना? तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? टू साइड्स ऑफ two sides and two angles are equal, then it is said to be isosceles। अगर किसी में दो एंगल और दो साइड्स बराबर होंगे, किसी भी ट्रायंगल का दो साइड और दो एंगल बराबर होगा तो वो कौन सा एंगल होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, चलिए तो तीसरा है हम लोग के पास, वो है स्केलिंग। वो है स्केलिंग ट्रायंगल। स्केलिंग ट्रायंगल क्या होता है? स्केलिंग ट्रायंगल का हिंदी होता है विषमबाहु त्रिभुज, है ना? स्केलिंग ट्रायंगल का जो हिंदी होता है क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिसमें एक भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए, है ना? एक भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर इक्विलैटरल के लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि ये आपस में बराबर है, ये इससे बराबर है, ये इससे बराबर है। आइसोसेलेस के लिए अगर लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि ये बराबर है। कोई भी दो हो सकता है, वो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है ना? और कोई भी दो एंगल आपस में बराबर हो सकते हैं। लेकिन स्केलिंग के लिए जो लिखेंगे वो लिखेंगे कि तीनों में से कोई भी बराबर आपस में नहीं है। ठीक है, तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है। तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है। नेमिंग करने आता है सभी को? हर एक कोण के ऊपर में ABCD लिखना है, ABC करके लिखना है। स्केलिंग ट्रायंगल का हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे नो साइड्स एंड नो एंगल्स आर इक्वल। जिसमें कोई भी साइड कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा वो क्या होगा? स्केलिंग ट्रायंगल होगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए क्लीन किया जाए। क्लीन करके हम लोग पढ़ेंगे कंग्रुएंसी की ओर, है ना? कंग्रुएंसी किसे कहते हैं? चलिए क्लीन किया जाए। तो जो आप लोग को इसमें बेसिक्स जो आपको पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए जो इस लेसन को स्टार्ट किया जाता है वो जो आता है वो है आपका कंग्रुएंसी। कंग्रुएंसी कंग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? कंग्रुएंसी का मतलब होता है बराबर, है ना? बराबर। तो बराबर का मतलब, बराबर तो इक्वल को भी बोल सकते हैं, सिमिलर को भी बोल सकते हैं, है ना? या फिर कंग्रुएंसी का ही वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसमें कंग्रुएंसी का एक अलग मतलब होता है। इक्वल का मतलब होता है बराबर, लेकिन वो दूसरे चीजों के लिए। लेकिन जो कंग्रुएंसी होता है वो 100% इक्वल को बोलते हैं, है ना? मतलब कि कहने का मतलब है अगर 3 है तो यहाँ बराबर लिखेंगे, है ना? लेकिन अगर दो ट्रायंगल दिया जाए या कोई शेप दिया जाए तो उसको बराबर शो करने के लिए हम लोग वहां पे इज इक्वल टू नहीं शो करते हैं, वहां कंग्रुएंसी इस्तेमाल करते हैं, है ना? यहाँ पे इक्वल जो होता है
यूज इक्वल, है ना। लेकिन यहां जो होता है वहां पे हम लोग कंग्रुएंसी यूज करते हैं, यूजिंग कंग्रुएंसी। समझ में आया? जहां नंबर्स के साथ डील करना होता है वहां हम लोग इक्वल से बराबर शो करते हैं, जहां हम लोग ड्राइंग्स फिगर्स के साथ शो करना होता है वहां पे हम लोग कंग्रुएंसी करते हैं। कंग्रुएंसी का साइन क्या होता है? तो ये होता है कंग्रुएंसी का साइन। साइन ऑफ कंग्रुएंसी, ठीक है। कंग्रुएंसी का वो साइन होता है इस तरह से, ठीक। उसके बाद देखिए इसका साइन क्या होता है? सिमिलैरिटी का, सिमिलैरिटी का साइन होता है ये कि ये चीज सिमिलर है बट बराबर नहीं है। अब सिमिलर और बराबर होने में क्या अंतर है? अगर हम कहते हैं कि ये एक स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, है ना, सब 1 सेंटीमीटर, ये भी एक स्क्वायर है और 2 2 2 2। आप बताएंगे ये दोनों आपस में कंग्रुएंट है या फिर सिमिलर है ना। आपको बताना है कंग्रुएंट है या सिमिलर है। कंग्रुएंट है, कंग्रुएंट है, लेकिन ये कंग्रुएंट नहीं है, ये जो है सिमिलर। कंग्रुएंसी का मतलब होता है एग्जैक्ट बराबर, मतलब कि ये डायग्राम इस डायग्राम के अंदर में आ जाएगा, है ना। जबकि इस कंग्रुएंस किसके लिए होगा? इसके लिए होगा जिसमें साइड 1 1 होंगे, ताकि ये इसके ऊपर में एकदम फिट हो सके। जिसके ऊपर में एकदम फिट हो सकेगा उसी को वो कंग्रुएंट कहेगा, बाकी सब उसके लिए क्या होंगे? सिमिलर हो जाएंगे, है ना। सिमिलर भी किसको कहेंगे? जब उसके सारे प्रॉपर्टीज उसके जैसे होने चाहिए। जैसे में अगर सारे प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, बिल्कुल इसकी तरह, क्योंकि इसके भी सारे 90 डिग्री होते हैं, है ना। इसके भी सारे 90 डिग्री होते हैं। दूसरी पार्ट ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 है। ऐसा तो नहीं है कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, क्योंकि इसमें भी सब एक 1 1 1 1 है चारों साइड्स, इसमें भी 2 2 2 है चारों साइड्स, है ना। इसका साइज इससे डबल है, ये जो है छोटा है, ये जो है बड़ा है, तो ये उससे डबल है, लेकिन उसके जैसा दिख रहा है। साइज सिर्फ बड़ा है लेकिन देखने में बिल्कुल उसी की तरह है। अगर हम इसको 2 ना बनाकर 3 बना दिए होते तो इसका साइज क्या होता? कुछ इस तरह से होता। इसका साइड कुछ इसी तरह से होता ना, कुछ इस तरह से होता। तो ये देखो तो इससे सिमिलर लगता है देखने में? बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है, जबकि ये स्क्वायर हो जाता है ना। तो समझ में आया कंग्रुएंसी और सिमिलर में क्या अंतर है? कंग्रुएंसी का मतलब होता है एग्जैक्ट फिटिंग, ठीक है, एग्जैक्ट फिटिंग। जैसे ये एक शेप हो गया, एक शेप हो गया, एक शेप हो गया, एक शेप हो गया, एक शेप हो गया। अब बताइए कि ये जो है किसके ऊपर में कंग्रुएंट होगा? इसको उठा के इसके ऊपर लगाते हैं, एक बिल्कुल फिट होता है, इसका मतलब ये आता है। इसके ऊपर लगाते हैं, नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि कॉर्नर इस तरह से बनेंगे। इसके ऊपर में लगाएंगे तो कॉर्नर इस तरह से बनेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे तो कॉर्नर इस तरह से बनेंगे, है ना। लेकिन इसके ऊपर अगर लगाएंगे तो कॉर्नर बिल्कुल इसी के ऊपर बनेंगे। तो कंग्रुएंसी किससे शो करेगा? सिर्फ इसके साथ में। कंग्रुएंसी शो करने के कुछ नियम्स होते हैं, कुछ कानून होते हैं, रूल्स होते हैं, है ना। उसको अब पढ़ना है। कंग्रुएंसी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कंग्रुएंसी। अब उसके रूल्स पढ़ते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं। तो जो रूल्स होते हैं वो बेसिकली थ्योरम्स या एक्सियोम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? थ्योरम्स या एक्सियोम्स। नाम पहले भी सुन चुका होगा आपने, पोस्टुलेट्स, एक्सियोम्स, थ्योरम्स। यूक्लिड ज्योमेट्री जब पढ़ाई किए थे तब पता चला था कि थ्योरम्स क्या होता है, एक्सियोम्स क्या होता है। फिर से कंफर्म करते हैं, एक्सियोम वो होता है जिसको हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते, है ना। उसको सिर्फ मान सकते हैं कि यस ऐसा होता है, लेकिन उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता। थ्योरम्स ये होता है जिसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं, ऑलरेडी प्रूव्ड है ना। वो ऑलरेडी बताया जा चुका है कि जब इस तरह के प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलेंगे तो इसका अगला प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से होता है, वो पढ़ाया जाता है उसके अंदर में, ठीक है। पोस्टुलेट्स और थ्योरम्स उस तरह से होते हैं, एक्सियोम्स जिसको हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते। तो इसमें भी कुछ एक्सियोम्स हैं और कुछ थ्योरम्स हैं। तो कुछ पहले एक्सियोम्स के बारे में बात करेंगे, फिर कुछ थ्योरम्स के ऊपर में बात करेंगे, उसके बाद एक दो क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके बाद आपका ये लेसन भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले एक्सियोम्स के ऊपर में आते हैं।
तो जो एक एक्सियोम आपको मिलने वाला है, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है एक्सियोम नंबर 1, जो कि शो करता है SAS कंग्रुएंसी। SAS कंग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? एक्सियोम, तो आपको पता है कि एक्सियोम होता क्या है? एक्सियोम होता है जो सिद्धांत, अपने रूल, अपने प्रिंसिपल्स को डायरेक्टली आपके सामने प्रेजेंट करता है ना, जिसको प्रूफ का कोई जरूरत नहीं होता है। इसमें आता है ACS कंग्रुएंसी रूल। मतलब ACS कंग्रुएंसी रूल क्या होता है? कंग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे में यहां नोट करते हैं, फॉर कंग्रुएंसी criterias are नंबर 1 में अपना आता है SAS, 2 में आता है ASA, 3 में आता है SSS, 4 में आता है AAA, 5th में आता है RHS और 6th तो है नहीं। तो ये 4 कंग्रुएंसी का जैसे ही याद आएगा मैं इसे यहाँ पे नोट कर दूंगा। 4 कंग्रुएंसी क्राइटेरियाज आर। क्राइटेरियाज मतलब क्या होता है? जब ये 5 चीज को अगर किसी 5 में से किसी एक को भी सेटिस्फाई करेगा तो वो दो ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम बताते हैं आपको, ये दो ट्रायंगल है ना, इसका नाम है ABC, इसका नाम है DEF, ठीक है। अगर इसमें एक साइड इस साइड से बराबर हो जाता है, क्वेश्चन में अगर दिया है कि ये साइड जो है ये साइड से बराबर है, AB जो है DE से बराबर है, क्वेश्चन में अगर दिया जाए AB = D, ठीक है, और BC = EF, ये भी आपको पता चल गया, BC जो है EF से बराबर है, ठीक है, ये साइड से बराबर। लेकिन इस साइड के बारे में कोई कुछ नहीं बताया गया, ठीक, क्योंकि अगर हम बता देंगे कि अगर वो साइड भी बराबर है तो आपको कैसे पता चल गया कि वो अगर तीनों साइड आपस में बराबर है तो वो कंग्रुएंट हो गए। लेकिन अगर बोल दिया जाए ये साइड बराबर नहीं है ये साइड से, है ना, लेकिन ये एंगल जो है या फिर ये एंगल या फिर ये एंगल, तीनों में से कोई भी एक एंगल जो है वो उसके एंगल से बराबर है। मान के चलते हैं एंगल A जो है एंगल D से बराबर है, तो क्या ये कंग्रुएंसी हुआ? क्या ये कंग्रुएंसी हुआ? अगर AB = DE और BC = EF है और एंगल A एंगल D से बराबर है तो क्या ये कंग्रुएंसी हुआ? हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ देखिए क्राइटेरियाज में पहला क्राइटेरिया जो आपको है, एक साइड बीच में एंगल फिर साइड तीनों को फुलफिल करता है। SAS का मतलब होता है साइड, एंगल और साइड। ASA का मतलब होता है एंगल, साइड, एंगल। मतलब किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल को प्रूव करेगा, एक साइड को बताएगा कि बराबर है, तो इस क्राइटेरिया से वो ट्रायंगल कंग्रुएंसी हो जाएगी। अगर तीनों साइड्स के बारे में बोलेगा, जैसे कि हम बोले ना ये तीनों आपस में कंग्रुएंट है, तो फिर ये क्राइटेरिया आएगा। अगर तीनों एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये क्राइटेरिया आएगा। अगर RHS किस चीज के ऊपर में है तो इसको हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे, है ना, आगे चलकर इसको डिस्कस करेंगे। फुल फॉर्म इसका पता चला, SAS फॉर साइड, एंगल, साइड, ASA फॉर एंगल, साइड, एंगल, SSS फॉर साइड, ठीक है, AAA फॉर एंगल, RHS फॉर राइट, हाइपोटेनस और साइड, राइट एंगल, R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनस, S फॉर साइड। पहले आगे चलते हैं, थ्योरम नंबर पहले एक्सियम पहला को हम लोग अथी करते हैं, प्रूव करते हैं, उसके बाद पता चलता है। ACS कंग्रुएंसी रूल, टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स जो होंगे वो आपस में कंग्रुएंट होंगे। कब? आगे पढ़ना है, इसको बाद उसको पता चलेगा। इफ टू साइड्स एंड द, दो ट्रायंगल है, सबसे पहले दो ट्रायंगल का बात किया गया, दो ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है, ABC और PQR। If two sides and the including angle of a triangle, दो साइड और एक एंगल को इंक्लूड करके किसी एक ट्रायंगल का एक साइड ये और एक एंगल ये ले लेते हैं, ठीक है, दो साइड्स ले चुके हैं और एक ट्रायंगल का एंगल ले चुके हैं, आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड वन ऑफ द अदर ट्रायंगल।
इंक्लूडेड एंगल वन ऑफ द अदर ट्रायंगल, और बोल रहा है आर इक्वल मतलब बराबर होगा, दो एंगल और एक जो ट्रायंगल दो साइड्स और एक जो एंगल होगा वो बराबर होगा किससे, दूसरे वाले एंगल से, जब उसका भी दो साइड और एक एंगल इससे बराबर होगा, है ना। जब इसका ये दो साइड और इसका ये एंगल इससे बराबर हो जाता है, इससे बराबर हो जाता है, अगर ये वाला इससे बराबर हो जाएगा, ये वाला इससे बराबर हो जाएगा। इसको समझना कैसे देखिए बताते हैं हम लोग, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये साइड बराबर होती है, अगर ये साइड बराबर होती है इससे, तो इस पे डबल टिक लगाएंगे, तो इस पे भी डबल टिक लगाएंगे ताकि पता चले कि ये वाला जो है इससे बराबर है। ये वाला अगर बराबर है इससे, तो इस पे सिंगल लगाएंगे, तो इस पे भी सिंगल टिक लगाएंगे, ठीक है। इस पे देखेंगे एक लगा हुआ है, तो इस पे भी एक लगाएंगे ताकि पता चले कि ये लाइन इससे, ये एंगल इससे बराबर है। तो जब दो साइड्स मतलब एक ये साइड हो गया AB बराबर किससे है, PQ से है, दूसरा साइड क्या है AC बराबर किससे है, PR से है, तीसरा एंगल हो गया एंगल B किससे बराबर है, Q से एंगल हो गया ना, SSA। इसको अगर अरेंज करेंगे तो होगा SAS, SAS क्राइटेरिया है, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल को ये प्रूव करता है। तब क्या हो जाएगा, एंगल ABC is congruent to angle PQR, क्या हो जाएगा PQR। समझ में आया, किस क्राइटेरिया से हुआ है, SAS रूल। इसको ब्रैकेट में लिखना है कि हम लोग कहां से इसको प्रूव कर रहे हैं, कहां से आ रहा है ना, उसको नोट किया जाता है कि किस जगह से हम लोग उसको प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो ये किससे प्रूव होता है, SAS रूल से ये प्रूव होता है। इसके बाद हम लोग अगला थ्योरम की ओर जाएंगे, जो थ्योरम पॉइंट 1 होगा, है ना। चलिए आपके बोर्ड पे हम आपको देते हैं, तो आपके बोर्ड पर दिया हुआ थ्योरम 1, AC कॉन्ग्रुएंसी रूल, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और एक साइड को इंक्लूड करके बराबर कर दिया जाएगा किसके साथ, दूसरे वाले ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के साथ। क्लियर है, क्या बोल रहा है, दो ट्रायंगल है ABC और DEF ना, कॉर्नर बिट्स होने चाहिए, ठीक है। इसमें बोल रहा है दो एंगल, मतलब ये एंगल जो है इस एंगल से बराबर हुई, ये एंगल जो है इससे बराबर हुआ। क्लियर है ना, देखिए ये एंगल इससे बराबर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर दो लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, एक लाइन वाला ही एक लाइन से बराबर है। तो हम बोले दो एंगल बराबर हो चुका है और एक साइड बराबर जब होगा, कुछ इस तरह का जब क्राइटेरिया होगा, ये साइड कोई भी हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है, कोई भी दो एंगल मिलना चाहिए बराबर, और कोई भी एक साइड बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम लोग क्राइटेरिया देखेंगे, एंगल B जो है बराबर है एंगल E से, एंगल C जो है बराबर है एंगल F से, और साइड AB जो है बराबर हो रहा है DE से। तो एंगल ABC जो होगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा DEF से, कौन से क्राइटेरिया से, एंगल, एंगल और साइड ASA, है ना, ASA क्राइटेरिया से ये बराबर हो जाएगा, ASA रूल से प्रूव हो जाएगा। समझ में आया, ASA रूल से ये प्रूव हो जाता है। ये थ्योरम नंबर 1 है जो कि ASA कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करती है। एक्सियम नंबर 1 था जो SAS कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर रहा था, है ना। अब दूसरा थ्योरम हम लोग आपको देंगे, तो आपके बोर्ड पे दिया जाता है दूसरा थ्योरम, तो बोर्ड पे है थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 3, एंगल्स। थ्योरम नंबर 2 में क्या कह रहा है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अगर दो इक्वल साइड का एंगल, अगर दो इक्वल साइड का जो एंगल होगा, मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सबसे पहले ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें ये साइड इस साइड से बराबर होगा, चाहे ये साइड इस साइड से बराबर होगा, कोई भी दो साइड बराबर होनी चाहिए। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो जो एंगल्स होंगे, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसमें देखना है कि सबसे पहले कि इक्वल साइड्स कौन सा है। आपको इक्वल साइड्स पता चल रही होगी, कौन सी इक्वल साइड्स है, ये दोनों इक्वल साइड है। तो
कोई भी एक एंगल उठाना है हमको, ठीक है, कोई भी एक एंगल उठाना है। कौन सा एंगल लेते हैं? इस एंगल को लेते हैं, इस एंगल को लेते हैं, ठीक है। एक एंगल ले लिए, तो इसमें बोल रहा है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अगर दिया जाए कि यहां से हम एक बीच लाइन खींचते हैं, कहां जाएगा? डी पर, तो ये एक एंगल बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा एबीडी, एक अलग ट्रायंगल बन जाएगा ना, एबीडी एक ट्रायंगल बन जाएगा और एसीडी एक ट्रायंगल बन जाएगा। एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, ठीक है। गड़बड़ हो गई, ठीक है, कुछ इस तरह से एबीडी और एसीडी, ठीक है। तो जब दो एंगल जब बनेंगे, तो जो दो एंगल का जो साइड होगा, जब साइड ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो उसके साथ जो दो एंगल जुड़े होंगे वो भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, है ना, क्लियर। जो साइड जुड़े होंगे वो भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जैसे में अगर हम लोग समझते हैं कि किस तरह से बराबर होता है, इसका क्या प्रूफ है भाई? क्योंकि थ्योरम का तो बताया गया कि भाई प्रूफ होता है, तो इसका क्या प्रूफ है? तो प्रूफ है, प्रूफ क्या है बताया जाए। देखिए, हम एक पूरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल को बीच से बांट दिए, बीच से जब बांट देंगे तो एबीडी एक एंगल बनेगा, एसीडी एक एंगल बनेगा, बनेगा ना। एबी जो है बराबर किससे है? एसी से बराबर है। कैसे पता चला? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो साइड्स आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो जब आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो उसका दो साइड बराबर होना निश्चित है ना। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है, इसको लिख देंगे गिवन। फिर उसके बाद हमने एक लाइन ड्रॉ की, जो लाइन हमने ड्रॉ की वो एक सेंटर से काटते हुए जाती है ना, एकदम मिडिल से, बाइसेक्टर, एंगल को एकदम मिडिल काट रही है, इस एंगल को एकदम बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी एंगल को एकदम बीच से काटना, है ना। अगर ये एंगल है, ये एंगल है, तो इसको जब एकदम बीच से काटेंगे तो इसको कहते हैं बाइसेक्ट करना, ठीक है। तो यहां पर एक बाइसेक्टर बना हुआ है एडी, जो कि बीएसी के एंगल को, आपको पता है एंगल कैसे लिखा जाता है? चलिए दिखाते हैं। ए बी सी, इसका अगर एंगल लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, है ना, पूरा नाम में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो हम लोग इसको एंगल देंगे और ए बी सी लिखेंगे। अभी कैसे पता चलेगा? हम सी बी ए भी तो लिख सकते हैं, हम बी ए सी भी तो लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग बी सी ए भी लिख सकते हैं, बताइए तो ये कैसे पता चलेगा कि एबीसी ही होगा या फिर सीबीए ही होगा? याद रखना है, जहां पे कॉर्नर होता है ना, जहां पे कॉर्नर होता है, कॉर्नर कहां है? यहां बी पे है। जहां कॉर्नर होता है वो हमेशा सेंटर में होता है, 3 डिजिट्स के नाम में वो हमेशा सेंटर में होता है। देखिए इसमें सेंटर में है, सही हो जाएगा। यहां सेंटर में है, सही हो जाएगा। क्या यहां सेंटर में है? यहां सेंटर में है, नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यहां सेंटर में है, नहीं है, तो गलत हो जाएगा। ऐसे होता है एंगल का नेमिंग। जो एंगल जिस कोण पे व्यवस्थित होता है उसको हम लोग सेंटर में लिखते हैं। क्यों सेंटर में लिखते हैं? अगर हम लोग एबीसी को लेंगे तो ए बी सी हो गया, करेक्ट है। अगर सीबीए लेते हैं तो सी बी ए, ये भी करेक्ट जा रहा है। अगर बीएसी को लेते हैं तो बी ए सी, लेकिन ये साइड आपने कवर की, क्या ये साइड कवर हुआ? बी ए, यहां तो जाने का रास्ता ही नहीं है, तो इस तरफ कैसे जाएंगे, है ना। तो जो एंगल का रास्ता बना होता है वही रास्ता इसके ऊपर कैरी करता है। तो कैसे पता चलेगा हमको? वो इससे पता चलेगा कि जो एंगल होगा, जो टर्निंग पॉइंट होगा, वो हमेशा सेंटर में होगा। तो इस तरह से हम लोग एंगल का नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बीएसी को बाइसेक्ट कर रही है एक लाइन एडी, जो कि उसको एकदम बराबर दो एंगल में बांट रही है। दो एंगल कौन सा हो रहा है? पहला एंगल जो बन रहा है वो है बीएडी, बीए और ये वाला एंगल बन रहा है ना, पहला ट्रायंगल की तरफ से। दूसरे वाले ट्रायंगल की तरफ से बन रही है सीएडी, तो हम इसको लिखेंगे बीएडी इज इक्वल टू एंगल सीएडी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ बीएसी, बीएसी का बाइसेक्टर हो गया, इसके लिए वो बराबर हो गया। दूसरा एडी है इसमें एक साइड, उसमें भी वो साइड एडी है, तो जब एडी इधर 3 सेंटीमीटर का होगा तो एडी उधर भी 3 सेंटी का होगा। अगर इधर 2 का होगा तो उधर भी 2 का होगा, मतलब एडी जिधर इतना होगा उतना ही उधर भी होगा, तो दोनों बराबर होंगे, है ना,
बराबर किस क्राइटेरिया से होते हैं? तो ये कॉमन क्राइटेरिया है, क्योंकि दोनों कॉमन लाइन पे खड़ा है ना, दोनों के लिए कॉमन है वो चीज। अब देखिए तो जो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ये जो क्राइटेरिया फाइंड है वो साइड का है, ये जो है क्राइटेरिया वो एंगल का है, ये जो है वो साइड का है। तो साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से ट्रायंगल एबीडी सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल एसीडी से, सिमिलर हो गया साइड एंगल साइड से। ठीक है, हमको क्या पता करना था कि जो एंगल होंगे, मतलब ये एंगल जो होगा इस एंगल से बराबर होगा, ये बताना था, है ना। ये एंगल जो होगा ये एंगल से बराबर होगा। ठीक है, हमको ये प्रूव करना था कि वो एंगल जो है उससे बराबर होगा। तो कैसे बराबर हो गया? जब ये पूरा का पूरा ट्रायंगल इस पूरे के ट्रायंगल से बराबर हो जाता है, तो ये एंगल जो होगा इससे बराबर हो जाएगा, ये एंगल जो होगा इससे बराबर हो जाएगा, ये एंगल जो होगा इससे बराबर हो जाएगा। उसको कौन सा नियम बोलते हैं? उसको नियम बोलते हैं एंगल बी एंगल सी से बराबर हो जाएगा बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है? सीपीसीटी का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट, सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangle are equal। corresponding parts of congruent triangle are equal, मतलब अगर दो congruent triangle निकल गए तो उसके सारे आपस के पार्ट्स आपस में बराबर हो जाते हैं, वो होता है सीपीसीटी। वर्ड्स को समझना है ना, वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। वर्ड्स में बहुत चीज हिडन है। जैसे सीपीसीटी से क्या पता चलता है कि अगर दो ट्रायंगल congruent निकल गया मतलब सब कुछ बराबर हो गया। ऐसे क्या पता चलता है? दो साइड और एक एंगल हमको चाहिए। ऐसे क्या पता चलता है? दो एंगल एक साइड चाहिए। अगर बाइसेक्टर दे दें तो बाइसेक्टर से क्या पता चलता है? एक एंगल को दो भाग में बांटेंगे, है ना। इजी है, ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया। इसी तरह से आपको सारे थ्योरम्स को डिफाइन करना है, क्योंकि छोटे-छोटे हैं, है ना, बहुत इजी है। चलिए इसको देखते हैं। द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। यही वाला थ्योरम है, बस उल्टा है। पहले हम लोग के पास क्या था? पहले हम लोग के पास में साइड था जिससे हमको एंगल निकालना था। इस बार क्या है? साइड्स नहीं है, एंगल्स हैं, जिससे हम लोग को इस बार साइड्स निकालना है ना। मतलब कि अगर क्या बोल रहा है कि ये एंगल इससे बराबर है, ये एंगल इससे बराबर है, तो आपको पता करना है कि ये साइड जो होगा इस साइड से बराबर होगा, है ना। आपको पता करना है कि ये साइड से बराबर, आपको पता नहीं करना है, आपको ये टेल कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि जब ये एंगल इस एंगल से बराबर होगा तब ये साइड इससे बराबर होगा, है ना। तो हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? तो वो यही ये तरीका था। जब वो हमको बोला कि ये साइड से बराबर होगा तब ये एंगल भी ये एंगल से बराबर होगा। हम लोग को कैसे इस पे यकीन होगा? हम लोग चेक करके देखें, तो चेक करके आंसर आता है जो कि सही है ना। तो ये थ्योरम ऐसा थ्योरम्स है जिसको आप प्रूव कर सकते हैं, बट पहले से ही प्रूव्ड है ना, पहले से ही वेरीफाइड है। आपको इसको जानने के या इसको मतलब प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अगर लेकिन लेटर आपको ये सीखना है कि क्वेश्चंस में हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि अगर इफ एंगल बी जो होगा एंगल सी से बराबर होगा, देन तब क्या होगा कि AB जो है, साइड AB जो है वो AC से बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तीसरा थ्योरम कहता है। अब चौथा और पांचवा थ्योरम की ओर बढ़ेंगे, है ना। फोर्थ, तो जो थ्योरम आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है वो है थ्योरम नंबर 4 एंड थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 4 क्या बताता है? थ्योरम नंबर 4 एसएसएस कंग्रुएंसी रूल को डिफाइन करता है। एसएसएस कंग्रुएंसी रूल को डिफाइन करता है। क्या है एसएसएस कंग्रुएंसी रूल? इफ 3 sides of one triangle are equal to the 3 sides of another triangle, मतलब एक ट्रायंगल का तीनों साइड्स किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के साथ बराबर होता है, तब दोनों साइड्स आपस में कंग्रुएंट कहलाएंगे, है ना। जैसे में ये हो गया आपका पहला ट्रायंगल, ये हो गया आपका दूसरा ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल का नाम है ABC, दूसरे का नाम है DEF। पहले का साइड्स मतलब AB जो बराबर होगा DE से होगा, जो AC बराबर होगा वो DF से होगा, जो BC बराबर होगा वो EF से होगा, है ना।
तो पहला साइड जब बराबर होता है तीनों, पहले ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के साथ बराबर होगा, तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसको लिटरली लिखेंगे, इफ AB is equal to DE, BC is equal to EF और DF is equal to AC is equal to DF, then triangle ABC is congruent to triangle DEF, है ना। ये एस रूल है, साइड रूल इसको बोलते हैं। थ्योरम 5 RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। RHS के बारे में आपके साथ डिस्कस करना था। RHS रूल किसको बोलते हैं? ये एक ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का डेफिनिट है, मतलब पक्का है कि एक एंगल 90 डिग्री होगा, तभी उस पे ये रूल लगने वाला है, नहीं तो फिर बाकी सब रूल बाकी सब क्राइटेरियाज यूज होते हैं, है ना। लेकिन जब एक एंगल 90 डिग्री का होता है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तब उस पे हम लोग RHS का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं बेस और इसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड। डन, आपको पता चल गया नोटिंग। इसको क्या बोलते हैं? नीचे वाले को बेस, उधर वाले को हाइपोटेन्यूज। साफ साफ लिख दिया जाएगा, रुक जाइए थोड़ा सा, चलिए। हाइपोटेन्यूज एल्टीट्यूड और बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूज एल्टीट्यूड बेस। चलिए अब थ्योरम पे डिस्कस करते हैं कि थ्योरम क्या कहता है। इसका थ्योरम कहता है RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल जो है तभी प्रूफ होता है जब इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स, अगर दो राइट ट्रायंगल्स हैं, ये हो गया आपका पहला राइट ट्रायंगल और ये हो गया आपका दूसरा राइट ट्रायंगल, A B C D E F, दो राइट ट्रायंगल्स। इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स द हाइपोटेन्यूज मतलब हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल, और एक साइड, कोई भी एक साइड हाइपोटेन्यूज को छोड़कर कोई भी एक साइड आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और एक साइड के साथ बराबर हो जाएगा, तब उसका जो ट्रायंगल्स होगा कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। मतलब सबसे पहले ये समझना है कि एक हाइपोटेन्यूज दूसरे वाले के हाइपोटेन्यूज के साथ बराबर होना चाहिए, और दोनों में से कोई भी एक साइड दूसरे वाले के दोनों में से एक साइड के साथ बराबर होना चाहिए। मान के चलिए कि ये जो है इससे बराबर है, ये भी हो सकता है इससे बराबर, लेकिन हो सकता है ये बराबर हो चाहे वो बराबर, है ना। दोनों में से कोई भी एक साइड बराबर होनी चाहिए, तो ये इससे बराबर है। तो जब ये इससे बराबर होगी तो ये तो पक्का है कि जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों ही राइट एंगल्स हैं। तो जब 90 डिग्री, तो राइट एंगल का तो कहानी खत्म होता है, ये दोनों आपस में एंगल तो प्रूफ हो गए, है ना। एंगल तो प्रूफ हो गया ना, B और एंगल F क्यों प्रूफ हो गए? क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। तो यहां से ये क्या निकल जाता है? राइट एंगल निकल जाता है, ठीक। AC प्रूफ हो गया DE के साथ, AC प्रूफ हो गया DE के साथ। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। जो H निकल गया। तीसरा क्या हो गया? एक साइड हो गया जो कि है अपना AB is equal to DF। ये कहां से आया? ये क्वेश्चन में दिया गया है कि एक साइड होना चाहिए बराबर, ये निकल गया साइड। तो ये जो ट्रायंगल होगा ABC जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा DEF से बाय विच रूल? RHS, बाय RHS रूल। उसके बाद इसके सारे साइड्स, सारे एंगल्स दूसरे वाले एंगल के सारे साइड और सारे एंगल्स के साथ बराबर होंगे। वो कौन सा रूल होता है? वो CPCT कहलाता है, मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। मतलब कि एक दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के जितने भी पार्ट्स होंगे वो सारे के सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। इसके बाद हम लोग 6 और 7 थ्योरम्स के ऊपर में डिस्कस करेंगे, नोट कीजिए इसको। तो अब आपके बोर्ड पे जो लिखा हुआ है 6, 7 और 8 थ्योरम, है ना। 6 थ्योरम का जो कहना है वो क्या लिख रहा है? If two sides of a triangle are unequal,
अगर दो साइड्स किसी एक ट्रायंगल के बराबर नहीं है तो दो एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर और ग्रेटर। मतलब क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, डायग्राम से इसका हम लोग बेहतर समझ में आएगा। बोल रहा है दो साइड्स है दो ट्रायंगल्स है ना, दो साइड्स पहले हम लोग उठाते हैं, एक ये और एक ये, मतलब कि कुछ इस तरह से ये उठाते हैं, ए बी सी डी ई एफ। बोल रहा है कि दो ट्रायंगल्स है जो दोनों अनइक्वल है, मतलब कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। देखिए ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर है नहीं, बराबर है। तब क्या होगा कि जो साइड लंबा होगा, जो साइड लंबा होगा, DE जो है AB से लंबा है ना, बराबर तो है नहीं, मतलब कि AB जो है DE से बराबर नहीं है, लेकिन DE इससे लंबा है। DE क्या है, ग्रेटर है, मतलब कि बड़ा है किससे, AB से, ठीक है। DE क्या है, AB से ग्रेटर है। तब जो एंगल होता है अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड के उल्टे दिशा में जो एंगल होता है वो भी होता है बड़ा होता है छोटे वाले के मुकाबले। जैसे कि जिस तरह से साइड जो था इससे बड़ा था, है ना, साइड जो था किससे बड़ा था, पहले वाले से बड़ा था। DE का साइड AB से बड़ा है, तो जो उसके उल्टे वाले एंगल यानी F एंगल जो होगा इसके उल्टे वाले एंगल C एंगल से बड़ा होगा, है ना। एंगल F जो होगा एंगल C से बड़ा होगा। तो समझ में आ रहा है, जो लंबा साइड है DE लंबा साइड है, AB छोटा साइड है, DE जो है AB से बड़ा साइड है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है कि DE जो है वो बड़ा होता है AB से, तब इसका उल्टा दिशा का जो एंगल होता है वो छोटे वाले के उल्टे दिशा के एंगल से बराबर होता है, ठीक है। ये आपका ये सेटिस्फाई करता है, ये है एंगल, ठीक है, एंगल F, और ये है ग्रेटर देन। कंफ्यूज नहीं होना है कि एंगल है ग्रेटर देन है, वो एंगल है, इसको पूरी तरह से लिख देते हैं उससे अच्छा, एंगल DFE, और ये है एंगल सॉरी ये है ACB, और ये है एंगल DFE, ठीक है। चलिए दूसरा में आते हैं, ठीक उसी का उल्टा रिवर्स थ्योरम है। इस बार है कि अगर आपका एंगल बड़ा होगा तो आपके सामने वाला साइड भी बड़ा होगा, है ना। मतलब कि इस बार क्या दिया हुआ है कि अगर ये एंगल बड़ा है तो ये साइड होगा जो इस साइड से बड़ा होगा। मतलब क्या दे रहा है कि आपका जो एंगल DFE जो है अगर बड़ा हो जाता है एंगल ACB से, देन ये हो गया इफ का कंडीशन, मतलब अगर ये बड़ा है देन DE जो होगा वो भी ग्रेटर हो जाएगा AB से, ठीक है। चलिए लास्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 8, जो कहता है द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का अगर ये ट्रायंगल है तो जब इसके हम लोग दो साइड्स को ऐड करेंगे, है ना, इसके जो दो साइड्स होंगे, दो साइड्स कौन सा होगा, कोई भी आप उठा लीजिए, हम उठाते हैं AB और BC। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, जब AB और BC को ऐड करेंगे, मतलब जब इसको हम लोग इससे ऐड करेंगे, जब हम लोग AB को BC से ऐड करेंगे, देन क्या दिया है, द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो तीसरे साइड से जो आंसर आएगा यानी इसको ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो तीसरे साइड से, तीसरा साइड कौन सा बच रहा है, AC, उससे ज्यादा होगा। मतलब ये जो ज्यादा होगा किससे ज्यादा होगा, AC से ज्यादा होगा। जोड़ने पे मान के चलिए कुछ भी आ रहा है तो वो ज्यादा किससे होने वाला है, AC से ज्यादा होने वाला है। तो AB plus BC is greater than AC, यही होता है थर्ड, मतलब कि लास्ट थ्योरम है जो कि अपना थ्योरम नंबर 8 है। अब हम लोग इसके ऊपर में क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पे भी प्रेजेंट करते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चंस आपके ऊपर बोर्ड के ऊपर दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में सीखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स के बारे में सीखेंगे, है ना, किसको किस तरह से नेमिंग किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि ये एक लाइंस है ना, तो जब हम बोलेंगे कि A B C D, तो जाहिर सी बात है ये एक एंगल मेजर कर रहा होगा, ये भी एक एंगल मेजर कर रहा होगा,
ठीक है, ये एक एंगल मेजर कर रहा होगा, ये भी एक एंगल मेजर कर रहा होगा, ठीक है। दूसरा अगर ये कोई एक बॉक्स है कुछ इस तरह से, तो यहाँ भी एक एंगल है, यहाँ भी एंगल है, यहाँ भी एंगल है और यहाँ भी एंगल है, ठीक है। चलिए अब इसका नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं, इसमें ये ध्यान रखना है प्रॉपर्टीज कि हमेशा जो होगा ये एंगल जो होता है, हमेशा ये एंगल जो होता है इस वाले एंगल से बराबर होता है, इस वाले एंगल से बराबर होता है। इधर वाला एंगल इधर वाले एंगल से बराबर होता है, इधर वाला एंगल इधर वाले एंगल से बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये क्राइटेरिया फिल करता है अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, मतलब कि जो अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स होंगे, अल्टरनेट अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं? एक बार एंगल इस तरफ के तरफ से है और दूसरी बार में इधर की ओर है, तो ये कौन सा एंगल हो गया? अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स। ये देखिए एक बार इधर फेसिंग है और दूसरी बार में इधर फेसिंग है, मतलब उल्टी दिशा में, जेड के व्यू में, है ना, एक बार इधर और एक बार इधर। तो ये जो एंगल्स होता है वो अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स होते हैं, है ना। तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अब आते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के लिए। अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होता है तो इसका सारा साइड आपस में बराबर हो जाता है। किस क्राइटेरिया से? CPCT क्राइटेरिया से। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब अगर एक लाइन दिया हुआ हो, ठीक है, एक लाइन दिया हुआ हो और बोल दिया जाए कि उस पर M है जो मिड पॉइंट है। क्या है? M जो है वो मिड पॉइंट है। दिस इज, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर M अगर मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा कि M जो है वो AB को एकदम बीच से डिवाइड कर रहा है ना, एकदम बीच से डिवाइड कर रहा है, जिसका मतलब AM जो हो जाएगा वो BM से बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितना इधर है उतना ही इधर है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ये टर्म्स हैं जिसको आप लोग समझ सकेंगे तो क्वेश्चंस को समझना आसान होगा, उसको बनाना सॉल्व करना आसान होगा। दूसरा, उसके बाद हम लोग जो फोर्थ चीज को इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा कि सबसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका यही होता है कि उसमें जो इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है ना, जो इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है सबसे पहले उसको नोट करना है, फिर आपको क्या निकालना है, क्या डिड्यूस करना है उसको नोट करना है, फिर हम लोग क्या उसमें एडिशनल बनाएंगे, उसमें क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे उसको नोट करना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो मैंने आपको कुछ एक क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चंस को मिक्स करके दिया है जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, है ना। चलिए इसको अब ट्राई करते हैं। इसके बाद आप लोग छोटे छोटे मैथ्स और बड़े बड़े मैथ्स भी क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग के पास है, ट्रायंगल AMC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है BMD से। आपको फिगर दिया गया है AMC 4, ये हो गया आपका AMC। ट्रायंगल AMC को किससे प्रूफ करना है? BMD से, इससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो समझ में आ रहा है? इधर का एंगल इधर के एंगल से बराबर है ऐसा प्रूव करना है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन अ राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है, कौन सा राइट ट्रायंगल है? ये है पूरा एक राइट ट्रायंगल, ठीक है। राइट ट्रायंगल है C के पास उसका जो एंगल है, C के पास जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है। क्यों? राइट एंगल एट C, तो एंगल C क्या हो गया? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गिवन जो हम लोग को दिया गया है। एंगल C कितना डिग्री है? 90 डिग्री हो गया। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। AB जो है हाइपोटेनस है जिसमें M जो है मिड पॉइंट है। इसका मतलब AM जो होगा BM से बराबर होगा कि नहीं होगा? AM जो होगा वो BM से बराबर होगा ना, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट। तो समझ में आ रहा है? M इज द मिड पॉइंट है तो AM जो होगा वो BM से बराबर होगा। चलिए C is joined to M and produce at point D। C को जब M से मिलाया गया, तो उसने क्या किया? एक और लंबा लाइन को ज्वाइन किया जो कि D तक चला गया, ठीक है।
सच दैट DM इज इक्वल टू CM। एक और क्या दिया है, DM जो होगा CM से बराबर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद पॉइंट D को B से ज्वाइन कर दिया गया, पॉइंट D को B से ज्वाइन कर दिया गया। फिर से अगर समझना चाहेंगे तो फिर से बना सकते हैं। एक राइट एंगल दे दिया गया है ABC, ABC, C पे है 90 डिग्री। उसके बाद क्या कर रहा है, M इज द मिड पॉइंट, इस पर एक M को मिड पॉइंट लगाया। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, C को ज्वाइन किया M से, C को ज्वाइन किया M से, उसको बड़ा किया तो D तक गया और D से फिर इसको कर दिया यहाँ, ठीक है। सेम डायग्राम है ना। चलिए अब हम लोग इसमें आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग के पास में है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल AMC को प्रूव करेंगे, ट्रायंगल BMD। चलिए ट्रायंगल देखते हैं AMC, ठीक है। अगर हम इस एंगल को देखेंगे तो इस एंगल से बराबर होगा। आपको ये क्राइटेरिया पता है, जब सामने वाला एंगल उल्टे दिशा वाला एंगल से बराबर होता है तो उस क्राइटेरिया को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल क्या है, एंगल है AMC इज इक्वल टू एंगल BMD। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा BM जो होगा AM से बराबर होगा। क्या हम मेजर करेंगे, हम तो क्राइटेरिया को मेजर करेंगे, है ना। क्राइटेरिया मेजर करेंगे कि SAS मिलता है, ASA मिलता है या AAA मिलता है। हमको पहला तो एंगल मिल गया, दूसरा देखिए यहाँ पे साइड बता रहा है, साइड भी मिल जाएगा, और तीसरा भी हम लोग कुछ ढूंढेंगे इसमें। तो सबसे पहले तो हम लोग को दूसरा साइड मिल गया। साइड कौन सा मिल गया, BM इज इक्वल टू AM। यहाँ देखिए BM इज इक्वल टू AM, लिखेंगे इसको भी BM इज इक्वल टू AM। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि M जो था वो क्या था, मिड पॉइंट था। M इज द मिड पॉइंट, इसके कारण से ये निकल के आया। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग को ढूंढना है तो हम लोग क्या सर्च करेंगे इसमें, क्या आप लोग जानते हैं हम लोग क्या सर्च करेंगे, हम लोग सर्च करेंगे DM इज इक्वल टू CM। ये देखिए जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था, DM जो है CM से बराबर है। एक ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए कौन कौन से एंगल कवर हो गए, ये साइड हो गया कवर, इस साइड के लिए ये साइड कवर हो गया, ये साइड के लिए ये एंगल कवर हो गया, इस एंगल के लिए हो गया ना। सब तीनों को तीनों मिल गए। DM इज इक्वल टू CM में नोट कर लेते हैं, जो कि कहां से आया, क्वेश्चन में दिया गया था। कौन सा क्राइटेरिया बन गया, साइड, सॉरी ये हो गया साइड, साइड एंगल मींस ट्रायंगल AMC is congruent to triangle BMD by side angle side rule। ऐसे इस रूल से प्रूफ हो गया उसका कंग्रुएंसी, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है एंगल DBC इज अ राइट एंगल। प्रूफ करना है कि DBC जो है एक राइट एंगल है। कौन सा एंगल है, राइट एंगल है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे AC जो है पैरेलल लाइन है BD से, है ना। AC जो है पैरेलल लाइन है BD से। क्यों पैरेलल लाइन है, हम लोग ये देखिए क्यों पैरेलल लाइन है भाई। याद रखना है जो हम अभी आपको बताए थे, अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल्स हमेशा बराबर होता है, लेकिन किसके लिए, जब उसका ये लाइन आपस में पैरेलल होता है। अगर ये लाइन कुछ ऐसे रहेगा, ये लाइन कुछ ऐसे रहेगा, है ना, ये लाइन कुछ ऐसे रहेगा, तो इसमें एंगल्स बराबर नहीं होंगे, है ना। जब दोनों लाइन पैरेलल होंगे, मतलब कि ये लाइन भी किस तरह होना चाहिए था, इस तरह से। दोनों लाइन पैरेलल होंगे तभी ये एंगल जो होगा इस एंगल से बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हमको क्या निकालना है, DBC। इसमें राइट एंगल कौन है, राइट एंगल ये है, और निकालना किसके बारे में है, इसके बारे में। तो देखेंगे ये जो एंगल जाती है, ये जो एंगल जा रही है ऊपर की ओर, अल्टरनेट एंगल इस अल्टरनेट से बराबर होगा कि नहीं होगा, अल्टरनेट से बराबर होगा। तो जब बराबर होगा तो ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, AC पैरेलल BD। कारण क्या होगा इसमें, कारण ये होगा कि एंगल DBM इज इक्वल टू एंगल MAC।
क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। चलिए AC पैरेलल BD तो निकल गया कि AC जो है पैरेलल है भाई BD से, ठीक है। AC जब पैरेलल हो गया BD से तो अब हम लोग जो एंगल देखेंगे बाइसेक्टर्स देखेंगे। तो जो बाइसेक्टर्स देखते हैं उसमें क्या आता है, ये एंगल जो जुड़ता है वो कितना डिग्री का आएगा, कुछ भी डिग्री का हो सकता है। जो आपको बताया गया था कि हम लोग जब हमने डिस्कस किया था कि तीन एंगल्स ट्रायंगल्स के तीनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री होते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स होंगे, क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब होता है चार भुजा वाले, कुछ स्क्वायर्स। तो जब स्क्वायर्स के हम लोग सारे एंगल्स को जोड़ते हैं तो वो कितने डिग्री के होते हैं, 360 डिग्री के होते हैं। तो इसका मतलब अगर हम लोग सिर्फ दो को जोड़ ऐड करेंगे तो कितना डिग्री होगा, 180। वेरी गुड, 180 डिग्री के होंगे। अगर हम लोग फोर्स को सब 4 एंगल्स को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री, लेकिन जब 2 एंगल्स को ऐड करेंगे तो कितना डिग्री, 180 डिग्री को। तो इसका मतलब इस एंगल को इस एंगल से ऐड किया जाए तो कितना एंगल का डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए, है ना। इसको नोट करते हैं, DBC प्लस एंगल ABC को अगर ऐड किया जाए, सॉरी ACB को ऐड किया जाए तो कितना का होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए। उसके बाद देखना है कि एंगल कौन सा बराबर आ रही है। ACB जो है, जो हम लोग पहले में जब रिड्यूस किए थे तो ACB जो है इधर वाले के एंगल्स के बराबर थे। पैरेलल लाइन जब है तो इससे बराबर होगा ना। अगर ये पैरेलल लाइन दो होगा, अगर इसको हम लोग ऐसे करते हैं तो अंदर वाला इससे बराबर होगा, आपके पास थ्योरम में भी है ना। जब बराबर हो जाएगा तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, DBC प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 DBC, एक DBC और जुड़ गया तो कितना DBC हो गया, टोटल 2 DBC हो गया। 2 DBC का वैल्यू हो गया 180 डिग्री। तो सिर्फ DBC का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो, 2 DBC का वैल्यू 180 डिग्री, तो 1 DBC का वैल्यू हो गया 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल हो गया आपका प्रूफ, है ना। पता चला। चलिए तीसरा क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, DBC को प्रूव करना है कि ACB से कॉन्ग्रुएंट है। अब DBC कहां है और ACB कहां है, ये चेक कीजिए। DBC कहां है और ACB कहां है, DBC ACB, है ना। पूरा बड़ा वाला एंगल को उठाना है, ये एंगल को उठाना है, ठीक है। कुछ पता चला, ये एंगल को पूरा उठाएंगे ऐसे और ऐसे, है ना। चलिए तीसरा जो एंगल आता है वो हम लोग का है ट्रायंगल DBC इज सिमिलर कॉन्ग्रुएंस टू ACB। फिर इसमें हम लोग क्राइटेरिया ढूंढेंगे, ऐसे कुछ भी, है ना। तो जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए जब ये ट्रायंगल बनता है और एक ये ट्रायंगल बनता है, दोनों एक लाइन पे कॉमन है, तो वो लाइन कौन सा है, ये वाला लाइन। तो जो इसके लिए बराबर होगा वही लाइन उसके लिए भी बराबर होगा। सबसे पहला हम लोग को मिल गया BC इज इक्वल टू BC, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है ना, ये कॉमन निकल गया उसमें। दूसरा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90। ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90। दोनों 90 डिग्री के एंगल होंगे। वो हम लोगों को कहां से मिला था, क्वेश्चन नंबर 3 से हमने पता किया था ना। तो एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB, जो कि कितना एंगल है, ईच 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। तो तीसरा हम लोग को मिलने वाला है वो क्या है, DB और AC। DB और AC कहां से आएगा, जो हम लोग पहला वाला को प्रूफ किए थे, जिसमें हमको ये प्रूफ करना था कि ये जो है, ये जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल से बराबर है ना। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल से बराबर जब प्रूफ किए थे तो ये इससे कॉन्ग्रुएंट हुआ था, ये इससे बराबर हुआ था, एंगल से बराबर हुआ था। तो जब कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो बताया था ना कि उसका सारा साइड CP CD से बराबर हो जाता है ना। तो ये साइड भी ये साइड से बराबर हो गया होगा ना। DB इज इक्वल टू AC, तो समझ में आया, कहां से आया,
बाई CPCT। DP इज इक्वल टू ऐसे नहीं हुआ। देखिए जब पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो हम लोग को ये प्रूव करना था कि ये जो है ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल से बराबर है। तो ये तो इससे प्रूव हो गया था, ये इससे प्रूव हो गया था, ये एंगल इससे प्रूव हो गया था। तब पता चल गया था कि ये इसके बराबर है। जब बराबर हो गया तो ये वाला इससे बराबर नहीं हो जाएगा। CPCT का यही ना रूल है कि जब दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बराबर हो गया तो उसका सारा साइड सारा एंगल्स भी आपस में बराबर हो जाता है। तो जब वहां से बराबर हो गया तो हम लोग लिख दिए यहाँ पे, उसका इस्तेमाल कर दिए। तो इस्तेमाल जब करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइड साइड और एंगल। तो यहाँ पे ट्रायंगल प्रूफ होता है DBC is congruent to triangle ACB by side angle side rule, है ना। हो गया। चलिए फोर्थ पे आते हैं। CM is equal to 1/2 AB। इसको प्रूव करना है। CM is equal to 1/2 AB। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ध्यान देना है। AB का वैल्यू जो होता है वो CD के वैल्यू से बराबर होगा, क्योंकि दोनों क्या है, राइट एंगल्स है, दोनों के हाइपोटेन्यूज एक जैसे होंगे, दोनों के साइड्स एक जैसे मिल रहे हैं। अभी तक 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, तीनों क्वेश्चन में पता चला ना, ये साइड से बराबर है, ये साइड से बराबर है, ये साइड से बराबर है। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इससे तीसरा में प्रूव किए कि इधर का पूरा ट्रायंगल इधर के पूरे ट्रायंगल से बराबर होगा। इसका मतलब AB का जो साइड होगा वो CD के साइड के बराबर होगा, है ना। AB का जो साइड होगा वो CD के साइड के बराबर होगा। क्यों, बाई CPCT। देख लो ये ट्रायंगल बराबर है किससे, इससे। तो इसका ये साइड से बराबर हो गया, फिर ये साइड पीछे वाला साइड से बराबर हो गया, ये साइड बराबर हो गया। निकाल करके अगर दिखाएंगे तो एक ये ट्रायंगल बनता है और एक ये ट्रायंगल बनता है जो आपस में एडजस्टेड है। तो ये तो कॉमन बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज के दो आपस में बराबर हो गए, ये परपेंडिकुलर लाइंस हो गए जो आपस में बराबर हो गए, उसके सारे एंगल्स आपस में बराबर हो गए। तो हमने क्या उठाया, हमने सिर्फ ये उठाया, है ना। AB = CD by CPCT। ठीक है, समझ में आया। चलिए CPCT से ये बराबर हो गया। AB को अगर दो भाग में तोड़ा जाए, AB को दो भाग में तोड़ा जाए तो हम इसको लिखेंगे AM + BM। AM दो भाग में कहां बढ़ता है, A से M तक और B से M तक। ठीक है, चलिए। लेकिन AB को तो तोड़ना नहीं, हम लोग का आंसर AB में लाना है, हमको CD तोड़ना है, क्योंकि CD को तोड़ करके लाना है ना। तो AB को जस्ट वैसे ही छोड़ेंगे, CD को तोड़ेंगे। CD को अगर दो भाग में तोड़ा जाए तो आता है CM और DM। क्या आता है, CM और DM। ठीक है, CM और DM आता है, जिसमें M जो है मिड पॉइंट पे है। M कहाँ है, मिड पॉइंट पे है। जैसे अगर देख लीजिए कि अगर ये है C, ये है D और ये है मिड पॉइंट M, तो बीच में जब बांटेगा तो CM जो होगा DM से बराबर होगा, CM जो होगा वो DM से बराबर होगा, है ना। CM DM से बराबर होगा। ठीक है, तो जब बराबर हो जाएगा CM DM से तो हम DM की जगह भी CM लिख सकते हैं। CM DM से बराबर है तो हम CM की जगह पे DM लिखेंगे या DM की जगह CM लिख दो, है ना। तो CM की जगह पे CM है और DM की जगह भी हम लोग CM का इस्तेमाल कर दिए हैं। ठीक है, तो AB = CM + CM = 2CM। तो 1CM का वैल्यू क्या हो जाएगा, AB/2। 1CM का वैल्यू क्या हो गया, AB/2, है ना। देखिए CM = 1/2 AB प्रूव हुआ, CM = 1/2 AB प्रूव, है ना, प्रूव हो गया। तो इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन समाप्त होता है। तो जो आपका क्वेश्चन भी समाप्त हो गया, आपका सारा थ्योरम भी समाप्त हो गया, आपका ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक नया लेसन लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग इस सारा थ्योरम को रिमेंबर करेंगे, एक्सियम्स को रिमेंबर करेंगे, इस पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक्स चीज को याद रखना है, लेक्चर्स को रिपीट करके देखेंगे अगर समझ में नहीं आता है, और एक साथ सारे लेक्चर्स को नहीं देखना है। पहले एक लेसन देखेंगे, एक लेसन को पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरे को टच करेंगे, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना। इस तरह से सीक्वेंस वाइज चलना है। ठीक है, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।